नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग लेके आए हैं सिविक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर, या फिर आप बोल सकते हैं सिविक्स का फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर को आज हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, आप क्या करिए कि मैं पढ़ा दूँ, आप एक बार बुक की, ठीक है, आप एक बार बुक की रीडिंग ज़रूर लगा लें, ठीक है। और तो कुछ खास बात है नहीं, बाकी चलिए शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर बहुत आसान है। ये चैप्टर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, कुछ खास है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान है और बहुत मतलब आप खुद सोचिए, आप अभी डेमोक्रेसी को 8th क्लास से जानना शुरू किए हैं कुछ खास ढंग से। हालांकि 7th क्लास तक भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बताया जाता था, लेकिन वहाँ इतना क्लियरिटी आपको कहीं नहीं दिया गया। आप 8 क्लास से आपने डेमोक्रेसी को हल्का फल्का सीखना शुरू किया, आई थिंक। ठीक है। और आप अभी मतलब डेमोक्रेसी के सीखने के फील्ड में भी बहुत नए हैं, सिविक्स के फील्ड में भी आप बहुत नए हैं। तो मतलब अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक्स की मानते हुए आगे बढ़े, तो इस हिसाब से आप लोगों को अभी सिविक्स पढ़ते हुए मात्र 2 साल हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन 2 साल से पहले तक सॉरी, क्या आप लोग बीजेपी को नहीं जानते थे? अच्छा हाँ, इस अगर वीडियो में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लूँ या अभी ले रहा हूँ, तो उससे मेरा कोई ख़ास संबंध है नहीं, है ना। और कोई इन्फ्लुएंस मत होना इससे, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लूँगा। क्या आप कांग्रेस को नहीं जानते थे, है ना? क्या आप आम आदमी पार्टी को नहीं जानते थे? या फिर और भी पार्टी है जैसे आरजेडी हो गया, ये सब अगर कोई होंगे वहाँ से। और अपना बहुत सारा पार्टी है, जैसे मतलब है बहुत सारे पार्टी है। कुछ पार्टीज़ का एग्जांपल तो आपको बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में भी ये देखिए, आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब आप मोस्टली कुछ कुछ पार्टी इस समय से आप पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 साल पहले से भी आप इन पार्टीज़ को जानते आ रहे हैं। भले ही आपको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन आप इतना जानते थे कि हाँ, ये पार्टीज़ कुछ करती है। ऐसे ही आप भी अगर किसी रूरल एरिया में चले जाइए, जहाँ पे कम एजुकेटेड पॉपुलेशन वगैरह रहती है, उसमें आपको जानने मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी की। मतलब क्या हुआ इसका कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानते डेमोक्रेसी के बारे में, वो ये जानता है कि हाँ, ये पार्टी है, मेरे को इसको वोट देना है, ये पार्टी है, मेरे को उसको वोट देना है, मेरे को स्टेट असेंबली में इसको वोट देना है। इतना ज़रूर जानता है वो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी अगर आपके कंट्री में है, तो उसका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन या फेस रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है कि उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। यहीं पे मैंने आपको वही बता दिया कि यो लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में कुछ ना भी जानते हो, लेकिन सारे लोग लगभग लगभग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानते ही हैं।
ठीक है। और हर व्यक्ति के अपने अपने कारण के अपने अपने मतलब यू कैन से कि उनका जैसा फ़ायदा होता है या फिर जैसा नुकसान होता है, उसके कारण हर एक व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता ही है। ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो भी आपको वो भी जानते हैं कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को, अगर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप, तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। लेकिन आपको भी इतना पता होगा कि हाँ, ये पार्टी भी है तो डेमोक्रेसी का ही हिस्सा। ठीक है। तो आप अल्टीमेटली आपके 8 क्लास में या फिर 9th क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी है। सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हर एक व्यक्ति जाके पार्लियामेंट में जाए, शायद 9th में आया था, पार्लियामेंट में जाए और वहाँ पे आपको हर एक व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है वो इस चैप्टर में भी आपको बताया गया और ज़्यादा अच्छे से बताया गया। वो आंसर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एक समझाने की बेस बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वो पढ़ के आए हैं तो ही आप ये पढ़ सकते हैं। एक बेस बना रहा हूँ, यहाँ इस बेस से अपन सब एक साथ ऊपर की ओर बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग अब आगे करते हैं। कुछ भी होता है कंट्री में, कुछ भी होता है तो हम लोग किसका गला पकड़ते हैं? हम लोग किसका गला पकड़ते हैं? हम लोग उस पार्टी का गला पकड़ते हैं जो कि अभी रूल कर रही है। हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टी सबसे बड़ा ये क्या करती है कि मान लीजिए कि कोई नहीं, कोई ऐसा रहेगा कि सिर्फ सारे लोग जाके पार्लियामेंट में अगर डिसीजन ले रहे हैं तो आप किसको ब्लेम करिए। लेकिन अगर ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज है एक जगह पे सेंट्रलाइज पावर में, तो हम लोग जाके उस पॉलिटिकल पार्टी को ही डायरेक्ट ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपके लिए कुछ खास जरूरी है नहीं। अब यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसको आपको डायरेक्ट याद करना होगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज a political party is a group of people come together to contest election and hold power in the government। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे एग्री टू सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी एंड व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिंस different views of what is good for all parties try to pursue people the policy better than ordinary। ठीक है। आप फिलहाल आप फोकस करिए यहाँ इतने दूर तक। क्या है? हाँ, अरे एक सेकंड। आप फिलहाल फोकस करिए यहाँ से लेके एक सेकंड। ये एक लाइन या सीधा लीजिए, नहीं, यहाँ से आप यहाँ तक फोकस करिए। ठीक है। होता क्या है, अब सोच समझिए। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। सही बात है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल ही है। कोई सिंगल आदमी खड़ा हो नहीं सकता एज अ कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके साथ मस्ट भी एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप होना चाहिए तो ही वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा। ठीक है। जो कि पॉलिटिकल पार्टी का अब यहाँ पे आपको काम बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनका सबसे पहले 2 काम होता है।
एक तो ये कॉन्टेक्स्ट करती है इलेक्शन में, ठीक है। और और क्या करती है, अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो उसमें पावर होल्ड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और डिफरेंट आदमी का, जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, हो सकता है कि दूसरा व्यूअर जो इसको देख रहा है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता होगा, तो आप दोनों का पॉइंट डिफर कर रहा है। तो डिफरेंट इंसान का डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर वो हो सकता है कि हाँ मेरे को ये पसंद है, आपको वो पसंद है। तो इसीलिए डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने आइडियोलॉजी पे, अपने अपने सोसाइटी पे खड़ी होती है, ठीक है। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज का अपना ही एक पॉलिसी होता है। मैं मोटा मोटी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपन करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बताया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उससे सॉरी, आप एक काम करिए, इसको रहने देते हैं। आप सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में समझिए, होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, है ना, आपको नेम से भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है कि मान लीजिए आपका अगर कोई दोस्त है ना, तो आप के सामने अगर उसका कोई बुराई भी करेगा तो आप उसी का सपोर्ट कीजिएगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग क्या है, पार्टनर है, ठीक है। और पार्टनर है आप लोग, ठीक है। और जब पार्टनर हैं आप लोग और आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप, इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट कि अगर वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर आ, वो सही है तो आप उसका सपोर्ट कर ही रहे हैं, अगर वो गलत है तो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो होता है पार्टनरशिप, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज हाई लेवल में पार्टनरशिप दिखाती है आपको। जैसे कि अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या आप उसके फॉलोअर्स हैं। अब फॉलोअर्स क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप, या फिर फॉलोअर्स छोड़ दीजिए, आप उस पॉलिटिकल का पार्टी के मेंबर हैं। आप वो पॉलिटिकल पार्टी, आप तो क्योंकि इंटरनल पार्ट है उसके, आपको दिख रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी एक जगह पे गलत करने जा रही है, उस जगह पे स्कैम करेगी या फिर उस जगह पे कुछ कर देगी, गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप उसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कीजिएगा। ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टनरशिप, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का 3 कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट मतलब जो उसके अंदर होता है, जो अंदर, जैसे आप बोलते हैं लैपटॉप का कंपोनेंट, कंप्यूटर का कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या, उसके अंदर। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट होता है लीडर, सेकंड होता है एक्टिव मेंबर्स, और थर्ड होता है फॉलोअर्स। तीनों में क्या होता है वो समझिए। लीडर्स, एक सेकेंड ऐसे, लीडर्स, लीडर्स का मतलब है, लीडर्स का मतलब ऐसे समझिए, मैं एक काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, एक सेकेंड। लीडर्स का मतलब आप कुछ ऐसे समझिए कि सबसे सबसे वो लोग जो इलेक्शन, सॉरी, वो लोग जो इलेक्शंस, एक सेकेंड। लीडर्स का मतलब आप सीधा समझिए कि वो लोग, ठीक है, जो कि इस पार्टी को या तो फाउंड किए हैं, ठीक है, या मतलब इस पार्टी में ऊंचा पोस्ट, अपर पोस्ट उनके ही हाथ में रहता है, या फिर अल्टीमेट डिसीजन वही लेते हैं। लीडर्स का मतलब समझिए।
एक्टिव मेंबर्स का मतलब वो होता है कि अच्छा यहाँ मत लिखिए, तो यहाँ पे पार्टीशनशिप कर दिया हुआ है कुछ। एक्टिव मेंबर्स का मतलब ये होता है कि आप वो लोग जो एक्टिवली पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, और साथ ही में अपना इलेक्शन में अगर पार्टी चाहे तो उनको खराब भी कर सकती है। फिर अंत में आता है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स वो होते हैं जो कि उन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं और उन पार्टी के कहने पे, ठीक है, वो उस पार्टी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उस पार्टी के लिए रैली निकालते हैं, उस पार्टी का बैनर वगैरह भी प्रिंट करवा के लगाते हैं ताकि उस पार्टी को वोट मिल सके। तो फॉलोअर्स वो होते हैं, है ना। अब आपको समझना है पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या क्या होता है, अब आपको वो समझना है, ठीक है। एक सेकेंड। पॉलिटिकल पार्टी का अब फंक्शंस क्या होता है, अब आपको वो समझना है। मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में आप लोग समझ लीजिएगा, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझा तो मैं दूंगा ही यार, चलिए यार पूरा डिटेल में समझा देते हैं, काम करते हैं अब इसका। तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन होता है। फंक्शन नंबर 1, ये लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में सारे लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं। आप जैसे इसमें एक बात बोली गई है ना कि कौन लोग पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको चाहिए कि हाँ इंटरनल इलेक्शंस हो, कौन लीडर बनेगा कौन क्या बनेगा उसके पीछे भी इलेक्शन हो, लेकिन ऐसा खास सच होता नहीं, ठीक है। तो जैसे यूएसए का एग्जांपल भी दिया हुआ है, इंडिया में भी दिया हुआ है कि लीडर्स जो होते हैं, जो असल में ऊंची पोस्ट शेयर करेंगे, वो इंटरनल इलेक्शन से नहीं, सिर्फ जो फाउंड किया है, जैसे वो फाउंड किया है वो बंदा ही अपर वो रहेगा। अगर वो बंदा का फाउंड नहीं किया है, लेकिन फाउंडर का अगर वो किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सक्सेसर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि आपका दूसरा फंक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। जो कि जैसे वही बात होगी कि डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट व्यू होता है, डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो उस हिसाब से वो अपना गवर्नमेंट चुनते हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट जो होती है सो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। जैसे अब पॉलिसीज़ के बारे में गवर्नमेंट पहले से पार्टी वादा करती है, जीतती है तो पूरा करना होता तो कर देती है, नहीं तो नहीं, है ना। और क्या होता है कि जैसे आप सीरीज में इसको समझिए। सबसे पहले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी, है ना, जीती तो कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी, पार्ट 2 हो गया। थर्ड है आपका, अब ये काम पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, रूलिंग गवर्नमेंट। ये सारी बातें अभी तक रूलिंग गवर्नमेंट के लिए हो रही है, कुछ यहाँ पे और भी गवर्नमेंट आएगी, आपको मैं बताता हूँ। थर्ड जो होगा आपका वो जैसे मान लीजिए कि पार्टीज जीती, कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट की जीती, पॉलिसी बनाई, ठीक है, पॉलिसी बनाई। फिर तीसरे नंबर पे अगर कुछ कुछ पॉलिसी ऐसी है कि नहीं, पॉलिसी एज सच पॉलिसी काम नहीं करेगी, एज सच लॉ लाना होगा उसके ऊपर, तो उसका लॉ भी बनाएगी। अब लॉ और पॉलिसी में फ़र्क क्या होता है, सोच समझिए। लॉ मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा, ठीक है, और उसको सबको किसी भी हालत में मानना ही है। पॉलिसी में आप इनरोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर होता है। अब आप लॉ बन गई, अब आगे आ जाएगी
फिर वही बात, पार्टीज जीत इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी तो जीतेगी, कुछ साल तक वो अपना रूल करेगी कंट्री पे, ठीक है। और जो पार्टीज अब उस इलेक्शन में हार जाती है वो लोग प्ले करती है अपोजिशन का रोल, मतलब करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गलत अगर कर रही है तो उस पर बोलना, ये सब काम होता है आपका अपोजिशन गवर्नमेंट का, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि पब्लिक ओपिनियन वगैरह भी शेप करती है कि हमें ये करना चाहिए, ये चीज़ इस देश के लिए खतरनाक है, ये चीज़ इस देश के लिए अच्छा है, ये बात भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज ही बताएगी, ठीक है। बताएगी क्या, तो आपको पता होता है लेकिन वो लोग इसको हाईलाइट करती है, तो वो आपके ओपिनियन को भी शेप कर दी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी ओपिनियन भी शेप करती है। और सबसे खतरनाक, देखिए 7th नंबर आपको समझाता हूँ अच्छे से। होता क्या है कि आप मान लीजिए कि आप नहीं जानते सरकार के बारे में कि कैसे काम करता है, क्या सीन होता है ना। लोअर लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है ना। फिर आप नहीं जानते कि कलेक्टर को भी डिस्ट्रिक्ट जज ही बोला जाता है, तो आप ये सब कुछ कुछ चीज़ें नहीं जानते। मगर आप इतना तो जानते ही होंगे कि आपने जिस आपने जिसको वोट दिया है ना, अगर आप उसको जानते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश, आपके लिए मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके बीच में वो जो व्यक्ति जीत गया है आप उसको जानते हैं, और वो उस व्यक्ति तक अगर आप अपना समस्या पहुंचाते हैं तो वो भी उतना ही अच्छे तरीके से आपका मदद कर सकता है ना। क्योंकि आप अगर सरकारी कर्मचारी के साथ जाइएगा तो आपको बलगला देगा, घुमा देगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो देखिए अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जीत गया है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है ना। हालांकि कुछ लोग जानबूझ के करते हैं लेकिन कुछ लोग की गलती भी नहीं है। ये वही इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर किसी का समझ में ना आए। लेकिन जो व्यक्ति जीत गया है वो तो एक अलग पावर पे है, ठीक है, और उसके नीचे है ये लोग, है ना। इन लोगों को एक एक करके धीरे धीरे ऊपर तक जाना होता है। आप सीधे जाके उस सीनियर लेवल को कांटेक्ट किए तो वो आपका काम एक स्मूथ और जल्दी करवा सकता है, ये उसके पास पावर है, ठीक है। और यही मदद करता है आपको पॉलिटिकल पार्टीज, इसी सब में मदद करता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि नेसेसिटी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, अब इस पे बात आ जाती है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं, उतनी दूर की पार्ट को मैं कट कर दूंगा, उस समय कुछ बोल भी नहीं रहा था, ठीक है, लंबे समय तक चुप था। तो हाँ, तो बात क्या है, नेसेसिटी क्या है। आपने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स 10th क्लास की मैथ्स, आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर करके कुछ नंबर कुछ तो था यार, याद नहीं आ रहा है। उसमें आपने एक क्वेश्चन किया है, प्रूफ √3 इज़ इरेशनल या प्रूफ √5 इज़ इरेशनल, है ना, आई थिंक किया होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको नेसेसिटी बता रहा था। हाँ, तो अपन नेसेसिटी पे आ गए। देखिए अब चूँकि टाइम बहुत कम बची है, क्योंकि 1 घंटा का 1 घंटा का आधा घंटा का वीडियो होने वाला है, और अभी तक अपन चैप्टर ख़त्म नहीं किया है, और अपने पास कुछ खास टाइम है नहीं, तो अपन इसको आधे घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसलिए अपन थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, है ना। तो कॉप अप कर लीजिएगा आप लोग, कैचअप जो भी।
नेसेसिटी के बाद आते हैं, तो आपको नेसेसिटी में क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कंट्री में, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा कि हर एक व्यक्ति जीतेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, क्योंकि अदर कहानी क्या है कि उसको वापस उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जीतनी है। और मान लीजिए कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल 243 इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लोकसभा में टोटल सीट्स 243 है, मतलब पूरे इंडिया को 243 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, ठीक है। तो 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, तो 243 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो 243 अगर इंडिविजुअल मेंबर्स अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट में अब दिक्कत यहाँ होगी कि वो लोग सिर्फ अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर में दायित्व रखेंगे। बाकी सारे मतलब अगर मान लीजिए किसी को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, तो कौन बनेगा, इसके पीछे लड़ाई हो जाएगी। तो ना बनाया जाए तो फिर कोई देश के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है, हाउ मनी पार्टी शुड वी हैव। तो इसका जवाब एनसीईआरटी देती है कि ये उसके इतिहास पे डिपेंडेंट करता है कि उस कंट्री का इतिहास कैसा है, ठीक है, और वो कंट्री किस तरीके से आज़ाद हुई है या पहले से आज़ाद थी, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे एक एग्जांपल, और जैसे 3 पार्टी सिस्टम आपको इसमें बताया गया। 3 तरीके के पार्टी सिस्टम होते हैं। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जिसमें वन पार्टी सिस्टम एज द नेम सजेस्ट वन ही पार्टी होगी पूरे होल कंट्री में, और वही जीतेगी चाहे कुछ हो जाए। इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही जीतती है, ठीक है। दूसरा है आपका 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि 2 पार्टी होती है ना, एज द नेम सजेस्ट। ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। और हाँ, 1 पार्टी सिस्टम कभी से भी डेमोक्रेटिक नहीं है, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम में चॉइस है, इसलिए वो डेमोक्रेसी मान लिया जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया। अब लास्ट होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में पाया जाता है, मतलब एज द नेम सजेस्ट एक ही पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी कहीं से भी रजिस्टर्ड होके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होके और कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकती है। ऐसा कोई सच रूल नहीं है कि हाँ सेंट्रल लेवल पे सिर्फ सेंट्रल पार्टी से लड़ेगी, ठीक है, या नेशनल पार्टी से लड़ेगी। कोई चाहे तो लड़ सकता है ना। अब आगे जाते हैं अपन। मल्टी पार्टी सिस्टम में एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है कि क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई भी लड़ सकता है। अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बंदा बहुत फेमस है, तो ऑब्वियसली वही जीतेगा। लेकिन मान लेते हैं कि इसमें अपन को एग्जांपल लेना होगा। अपन एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि पार्टी ए गॉट 200 सीट्स, पार्टी बी गॉट 200 सीट्स, पार्टी सी गॉट 143 सीट्स, ठीक है। अब बताइए, इस सब में से कोई पार्टी नहीं जीत सकता, क्योंकि जीतने के लिए हमें चाहिए 273 प्लस सीट्स, लेकिन किसी का 273 है ही नहीं। तो क्या होगा कि ये 2 पार्टी आपस में एक साथ आ जाएगी और एक अलायंस बनाएगी। अलायंस मतलब होता है कि 2 अलग अलग पार्टी एक साथ जुड़े, उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोला जाता है। और वो लोग जो फॉर्म करती है, मतलब समझिए कि 2 लोग आपस में जुड़े, है ना, उसको फ्रेंडशिप बोला, है ना। अब वो लोग अगर आपस में जुड़ के कुछ स्पेशल अपना ग्रुप का नाम रख ले, अपना फ्रेंडशिप का कुछ नाम रख ले, है ना, जैसे कोई कुछ भी नाम रख ले, कोई तात्या बुच्ची रख ले, चाहे कुछ भी रख ले, तो वो उनका आला अपना नाम हो गया। तो वही ये नाम अलायंस रखा जाता है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट, तो जैसे एक गवर्नमेंट है कोलिशन का एनडीए, जो कि अभी करंट रूलिंग है ना। ये एनडीए बनाई गई थी बीजेपी के द्वारा। अब अपन आगे आ जाते हैं, थोड़ा चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटाएंगे।
आ गया है अपना नेशनल पार्टीज। ठीक है, नेशनल पार्टीज में आपको अब समझना है कि इंडिया में हर एक पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। ठीक है, ये लोग इलेक्ट्रोरल रोल भी मतलब वोटर लिस्ट भी बना के देती है और इलेक्शन को मॉनिटर करती है और जो वोट हो जाता है उसको काउंट भी करती है। हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना पड़ता है। भारत में दो टाइप के पार्टीज रिकॉग्नाइज होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। एक होती है नेशनल पार्टी, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक होती है, यहाँ पे नीचे होगा, स्टेट पार्टीज, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नेशनल पार्टी में। नेशनल पार्टी में हम लोग को बस ये समझना है कि नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। मैं यहाँ पे, क्योंकि अपन इसको एज अ नोट्स रखेंगे, तो मैं यहाँ पे ना टाइप करूँगा, आप लोग इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि, या मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि एक नेशनल पार्टी को 2% वोट, एटलीस्ट 2% वोट लोकसभा में सिक्योर करने होते हैं और लगभग लगभग 3 डिफरेंट स्टेट से। जैसे एक एग्जांपल है, 543 टोटल सीट्स हैं, उसके 2% मतलब 11 सीट्स चाहिए आपको नेशनल पार्टी पर। और पहला रूल है, रूल नंबर 1 है ना, इसको मिटा देते हैं। रूल नंबर 1, नेशनल पार्टी बनने के लिए 543 में से 2% सीट चाहिए, जो कि अभी के टाइम में 11 होते हैं। ठीक है, 11 भी अलग अलग 3 स्टेट से चाहिए। जैसे एक MH महाराष्ट्र से ले लिए, एक MP मध्य प्रदेश से ले लिए, और एक आप यूपी से ले लिए, है ना। इस तरीके से 3 अलग अलग स्टेट होने चाहिए। अब अगर आप ये फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो आप एक नेशनल पार्टी है। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया भी है अपने पास। दूसरा क्राइटेरिया क्या है अपने पास? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अच्छा, पहला क्राइटेरिया में कहानी ये है कि ये 3 अलग अलग स्टेट से होना चाहिए, समझिए ना। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से आप अकेले 12 सीट ले आए तो आप एक नेशनल पार्टी रहेगा, नहीं, तब आप स्टेट पार्टी ही रिकॉग्नाइज किया जाइएगा। या तो दूसरा क्राइटेरिया है कि 4 स्टेट में आप एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, तो भी आप नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होंगे। ठीक है, या तो आप ना या तो आप या तो आप इसको फुलफिल करिए या तो आप उसको फुलफिल करिए। अगर ये दोनों नहीं हो पा रहा तो लास्ट क्राइटेरिया है, तीसरा नंबर का, वो है कि 6% वोटर वैलिड वोटर। ठीक है, किसी भी मैंने 6% वैलिड वोटर किसी भी 4 स्टेट में। ठीक है, प्लस 4 लोकसभा की सीट अगर आप सिक्योर कर लेते हैं लोकसभा में, और 6% वैलिड वोटर 4 स्टेट असेंबली में अगर आप सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। ठीक है, और अगला है आपका मतलब अब इसमें भी आपको 2-3 पार्टीज के बारे में बताया गया है। पहला पार्टी है आपका आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये फाउंड किया गया था आपको 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, किस किस कारण हुआ था, मतलब क्या क्या किया था? इसने एंटी करप्शन मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, और इसमें आइडिया था मेन अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है,
ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नमेंट, ठीक है। और 1 साल के बाद ही ये पार्टी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हो गया है, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट से फाउंड की गई थी, ठीक है। और गुजरात 2022 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में ये थर्ड फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी भी इमर्ज करके आई है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ये आपको 1984 में फाउंड की गई थी ऑन द लीडरशिप ऑफ काशी रामा, ठीक है। और ये मेनली दलित या ओबीसीज या जो लोअर कास्ट लोग थे उनके सपोर्ट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनी थी। और आइडिया ऑफ लाइक महात्मा फूले, प्रिया रामास्वामी, ठीक है, नायकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर के आइडियाज़ पे ये पार्टी काम करती थी, ठीक है। अब हम लोग अगला पार्टी आ जाते हैं अपना भाजपा जनता पार्टी या बीजेपी। 1980 के दशक में ये फाउंड की गई थी। पुराना नाम था इसका भारतीय जनसंघ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको फाउंड किया था। इसका मेन आइडिया था हिंदुत्व और ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। उसके बाद कॉमन लॉ फॉर होल कंट्री, और ये सब इसके आइडियाज़ थे। पहले ये बहुत लिमिटेड था पार्टी, पहले नॉर्थ में ही सिर्फ फंसा हुआ था, लेकिन बाद में 1998 में ये अच्छे खासे लेवल पे इमर्ज हो के आई है पार्टी, ठीक है। फिर अब आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये पार्टी 1964 में बनाया गया था, ठीक है। इसका मेन आइडियोलॉजी था सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करता था, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं। अपन आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिपेंडेंस में भी अपने काम की थी। फाउंड की गई थी 1885 में, ठीक है। एक अंग्रेज ने फाउंड की थी, आपको वो याद नहीं रखना है, फाउंड डेट याद रखना है। और ये ना लेफ्टिस्ट पार्टी है ना राइटिस्ट पार्टी है, सेंट्रल पार्टी है, जो कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सोसाइटी ये सब पे काम करता है। फिर आता है नेशनल पीपल पार्टी। ये पहली पार्टी है जो कि ईस्ट इंडिया से निकली है ना। इसका मेघालय में सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकली हुई सबसे पहली पार्टी है। और लोकसभा में इसने 2029 के इलेक्शन में 1 सीट सिक्योर कर लिया था। अच्छा हाँ, वो है सोचो। अब आ जाते हैं अपन स्टेट पार्टीज में, ठीक है। स्टेट पार्टी भी बनने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको फुलफिल करना होता है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि 6% वोट आपको उस स्टेट में सिक्योर, स्टेट इलेक्शन के असेंबली में सिक्योर करना है, प्लस 2 सीट्स, ठीक है। 2 सीट्स आपको 2 सीट्स या तो लोकसभा में, 2 सीट्स या तो स्टेट असेंबली में, या तो 1 सीट लोकसभा में आपको सिक्योर करना है, ठीक है। अगर ये आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला क्राइटेरिया है आपके पास कि आपको क्या करना है। अगला क्राइटेरिया नंबर 2 है
कि आपको 3% सीट्स लोकसभा असेंबली में जो हो रहे हैं वो जीतने हैं, या तो 3 सीट्स, टोटल 3 सीट्स आपको जीतने हैं, जो कि हाई, जिस इस दोनों में से जो भी हायर होगा उतने सीट्स आपको जीतने होंगे, या तो सिंपली एक सीट आपको, ये थर्ड है, एक सीट आपको लोकसभा में जीतने होंगे। ठीक है, अपन इसमें से ये आपको अलग पूरे इंडिया में जो भी स्टेट पार्टी है उन सबका मैप है, आपको इसमें से कुछ याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब अपना इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक आ चुका है, दैट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप एक हिसाब से अपने हिसाब से ना इस बुक को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज है आपको इंटरनल लैक ऑफ इंटरनल, यहाँ पे मैं आपको जूम करता हूँ, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। मतलब क्या होता है, जैसे कौन फाइनल लीडर है, फाइनल पार्टी में भी तो कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे ना, वही तो नेशनल लॉ बनेगा या पॉलिसी बनेगा। तो जो फाइनल लीडर है वही पार्टी के नाम पे पूरा लॉ बनाता है, पूरा पावर का एक्साइड करता है। जो कि नीचे के लोग हैं वो लोग कभी ऊपर लीडरशिप में आ ही नहीं पाते, समझ गए। तो मतलब पार्टी इस डेमोक्रेसी में तो काम कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है आपको, कहाँ गया, हाँ, सेकंड चैलेंज है आपको डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब अगर उस पार्टी को किसी के दादा ने फाउंड किया तो उसका उसका बेटा सबसे पहले उस पार्टी का लीडर बनेगा, फिर उसका बेटा उस पार्टी का लीडर बनेगा। इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है ना। फ़ायदा ये है कि फ़ायदा पार्टीज़ के लिए है, क्योंकि अगर वो पार्टी का अगर वो बेटा है तो वो लोगों के बीच में वो वैसे ही पॉपुलर हो जाएगा अपने आप, और लोग उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं जो लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नुकसान ये है कि वो बंदे के पास अगर स्किल नहीं है फिर भी उसको उस पार्टी का हेड बनाया जाएगा। ठीक है, स्किल होने चाहे ना होने से उससे कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो पार्टी का हेड बनेगा, जो कि सबसे गलत है। उससे वो पार्टी को संभाल ही नहीं पाएगा, चला ही नहीं पाएगा, समझता ही नहीं पाएगा, तो वो उसको कंट्री को क्या रूल करेगा। अगला प्रॉब्लम है मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पैसे से वोट खरीद लेती है, आपने सुना होगा, जो कि सच है। और कुछ लोग जो दबंग होते हैं वो लोग ज़बरदस्ती जाके वोट डलवा दे रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, है ना। तो इससे भी वोटर्स को बलगलाया जा सकता है। तो इसको भी मतलब अपने को ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि पैसे से और मसल पावर से वोटर्स को सही वोट लेने से सही वोट देने से रोका जाता है ना। मतलब उनको गलत पार्टी पे या उनका मन नहीं है उस पार्टी को देने का, उसको दिलवाया जाता है। ठीक है, अब अपना लास्ट और फोर्थ चैलेंज है कि मीनिंगफुल चॉइस, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्रिमिनल है लेकिन उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो वो क्या करेगा, उस पार्टी को बहुत सारे पैसे देगा और उस पार्टी से टिकट ले लेगा, और वो जाके सीट लड़ सकता, वो जाके उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। देयर इज़ अ हायर चांस कि वो वोट पैसों से खरीद ले, जैसा कि अभी मैंने लास्ट में बताया, मनी एंड मसल पावर, मनी से वो वोट खरीद ले। अब होगा क्या कि वो जीत जाएगा। अब इस हिसाब से आप देखिए कि एक क्रिमिनल को कभी आप चाहिएगा कि आपका एक क्रिमिनल के हाथ में किसी तरीके से देश दिया जाए, लेकिन दिया जाता है ना। तो अच्छे चॉइसेस तो है अपने पास, लेकिन अच्छे नहीं है ना। तो मीनिंगफुल चॉइसेस की बहुत कमी है। दूसरा लास्ट चैप्टर अब आ जाता है अपने इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक आ जाता है रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टी।
या रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी आप बोल दीजिए। तो इसमें रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को में आपने समस्या पढ़ ली, ठीक है। अब उसका समाधान क्या निकाला जाना चाहिए, है ना। समस्या तो है, समाधान करना चाहिए। तो जिस जो समस्या है आप उसी का समाधान करिए। सबसे पहला समाधान यहाँ पे लाया गया कि होता क्या था कि एमएलए एमपी जो थी, वो अगर इलेक्शन जीत जाते थे तो वो क्या करते थे कि जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज उनको पैसे देते थे। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, वो नहीं, दूसरे, कि हमारे से मिल जाओ ताकि उनका गवर्नमेंट बन जाए, और वो लोग चेंज कर लेते थे पार्टी एन मौके पे। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लाया गया, एंटी डिफिकेशन लॉ, ठीक है। जिसमें से अगर कोई लीडर, कोई इलेक्टेड फिगर अगर पार्टी बदलता है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, मगर उसके बाद वो उस सीट को हार जाएगा और उस सीट पे वापस से इलेक्शन होंगे, ठीक है। अगला, सुप्रीम कोर्ट एक लॉ लाया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में उतरेगा उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, उसमें चल रहे क्रिमिनल कोर्ट, उसके ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, वेल्थ, ये सब को एक एफिडेविट में लिख के और उसको सबमिट करना होगा कोर्ट को, और कोर्ट उसको पब्लिक करेगी वेबसाइट्स पे उसके, ताकि वोटर्स को पता, सॉरी, हाँ, वोटर्स को पता चले कि वो जिसको वोट दे रहे हैं उस पर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। लेकिन इसका चेक करने के लिए कोई नहीं, तो ये हो सकता है कि गलत भी वो डाल दे कैंडिडेट, लेकिन क्योंकि इसका चेक करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अगला है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेसेसरी करके रखा है कि पॉलिटिक, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको उससे रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, ये तो आम बात। हाँ हाँ, एक कानून, अब यहाँ से ये जो बात है यहाँ तक तो वो होके रह गई कि हाँ यहाँ से ऊपर हो चुका है, अब यहाँ से नीचे करना चाहिए, वो वाली बात है। तो करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपना एक, हर एक पार्टी को खुद से, मतलब खुद के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जिसमें वो उसको फॉलो करे, और जिससे कि एक डेमोक्रेसी इंटरनल मतलब पार्टी के अंदर भी एक डेमोक्रेसी फॉलो हो, ठीक है। दूसरा ये कर सकती है पार्टीज, है ना। दूसरा बोला गया है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, उसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन्स को, है ना। और तीसरा है कि इलेक्शंस के लिए स्टेट्स को फंडिंग करनी चाहिए, और मतलब अंधाधुंध पैसे को उड़ाने से रोकना चाहिए, समझे। तो ये सब रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उनका कहना है, सजेशन है, दिस सजेशन नॉट बीन एक्सेप्टेड, है ना। है ना, ये सब कैसे होगा वो बताया गया। आप सुनिए, मान लीजिए कि किसी को बदलना है तो वो आपके चाहने से बदलेगा कि वो खुद के चाहने से बदलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद के चाहने से बदलेगा। तो इसमें वही बात बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टी को बदलने से पहले, रिफॉर्म करने से पहले हमें पूछना होगा कि वो चाहती भी है कि रिफॉर्म होना कि नहीं। अगर नहीं चाहती है तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो वही बातें बताई गई है कि अब अगर वो चाहती है नहीं है तो कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उस पर आप प्रेशर ग्रुप्स, प्रोटेस्ट वगैरह यही सब करके ही आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं, और कुछ नहीं। और इसमें और अच्छे से डेमोक्रेसी के बारे में समझने के लिए, बाकी अब आपका लास्ट चैप्टर, इसका फाइनल चैप्टर जो होगा वो आपका डेमोक्रेसी के ऊपर, उसके बारे में बात होगी। वही बात है, ये चैप्टर ये इतना ही आपको बताया गया है। और अपन देख लेते हैं एक बार
एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो सिविक्स का चैप्टर 4 है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपका, वो पूरी तरीके से एंड कर चुका है, हो चुका है। अब 2-3 बात कि ये वीडियो आई थिंक आज के आज आपके पास पहुंच जाएगा। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, मोटिवेशन मिलती है ना। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए पूरे वीडियो के बीच में मैं एक बार भी आपको इस सब के बारे में बोलता नहीं हूँ, है ना। और अच्छा भी नहीं लगता है, आप अगर सिंसियरली पढ़ने बैठे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट थैंक्स भी लिख दीजिए। आप टी भी लिख दीजिए तो मैं मान लूँगा कि हाँ थैंक्स लिख दिए, इतना ही तो इतना तो कर ही सकते हैं। और बाकी तो कुछ खास बात है नहीं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे साइंस से उठा ले, है ना। नहीं तो अपन देखते हैं, जैसे होगा अपन मिला जुला के कर ही लेंगे। और बाकी तो कोई बात नहीं है। हाँ, वीडियो को बीच में हमें भगाना पड़ा, जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि आप लोग को मैं टाइम दिखा दूँ, ये वीडियो अभी 4 बजे रिकॉर्ड हो रही है, 4 बजे, ठीक है। तो अब अपने को इसको जल्दी करके ख़त्म करना चाहिए, तो इसलिए अपन थोड़ा सा इसको अंत में भगाएं। और तो कोई ख़ास बात है नहीं, और तब तक के लिए चलता हूँ। थैंक यू। होप आप लोग एंजॉय किए हो लेक्चर, आपको कुछ कुछ समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो कमेंट कर ले, अभी कमेंट खाली है, आपको डाउट आराम से पिक कर लिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।